चलिए हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में और पहला सवाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, पूरी एक क्लास हमारी गायब कर दी इसने। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अभ्यास संख्या 6.2 पर, है ना। चित्र 6.19 में, है ना, देखो चित्र 6.19 में वर्णित स्थितियों के लिए लेंज के नियम का उपयोग करते हुए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। अब ये आसानी से हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने पहले सवाल को ठीक से समझ लिया तो ये आसानी से हो जाएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 6.2, और इसमें 2 भाग हैं। जब अनियमित आकार का तार वृत्ताकार लूप में बदल रहा हो, यानी देखिए यहाँ पे पहला जो हिस्सा है इसका, इसमें सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देखना पड़ता है। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे दी गई है। इसका मतलब होता है कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बोर्ड में अंदर की तरफ मान लेते हैं। ठीक है, ये होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर कोई टेढ़ा मेढ़ा सा तार है, ऐसे यूँ ऐसे। इस पे कोई बिंदु दे रखे हैं, ए और बी और सी और डी। ठीक, और ये कहता है कि ये वृत्ताकार आकृति में बदल रहा है। तो जिसे देखो बात को समझो, अगर ये तार वृत्ताकार आकृति में बदल रहा है तो इसका मतलब होगा कि एक वृत्त बनेगा। वृत्ताकार आकृति में मतलब ये वृत्त बनने की तैयारी में है। देखो वृत्त बनेगा, ऐसे एक वृत्त बनेगा। तो वृत्त बनेगा तो इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है अंदर की तरफ, इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है क्योंकि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की तरफ है। भाई बड़ा होता जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की, चुंबकीय रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। अब वो क्या होती है? वो होती है चुंबकीय क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वो वाला जो उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश जो क्षेत्रफल हो, यानी क्षेत्रफल का जो तल होता है उसके लंबवत। सीधी सी बात हो गई कि इस लूप में अंदर की तरफ घुसने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या बढ़ेगी अगर ये वृत्ताकार बन जाए। अब प्रेरण कहता है कि विरोध करेंगे। प्रेरण क्या कहता है? चुंबकीय प्रेरण क्या कहता है कि हम इसका विरोध करेंगे, हम ऐसी कोशिश करेंगे कि ये जो अंदर की तरफ चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है ये घट जाए। तो घटने के लिए क्या होगा कि इसमें ऐसी धारा प्रेरित करो कि चुंबकीय फ्लक्स प्रेरित धारा की वजह से बाहर को आ जाए, क्योंकि अंदर की तरफ तो बढ़ ही रहा है, इसे फैलाते जा रहे हैं, अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी धारा प्रेरित करो कि बाहर को आ जाए। तो बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र लाने के लिए कैसी धारा प्रेरित करें? इसमें देखो तुम्हारी तरफ से घुमा देते हैं दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त इसमें प्रेरित धारा घुमा दी मैंने, ये देखो ये घुमा दी दक्षिणावर्त प्रेरित धारा। ये प्रेरित धारा की दिशा बता रहा हूँ, देखो मैं ऐसे, ये है प्रेरित धारा। ठीक, जिसके कारण दक्षिणावर्त मतलब चुंबकीय क्षेत्र बाहर को आ जाएगा, तो प्रेरित धारा का चुंबकीय फ्लक्स बाहर को आ जाएगा। प्रेरित धारा का चुंबकीय फ्लक्स ऐसा होना चाहिए जो बाहर से लगाए गए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करे। चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करे मतलब उसके परिवर्तन का विरोध करे। मान लो अंदर की तरफ चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है, तो कैसा बनाया? घुमा के उल्टी धारा घुमा ली इसमें। कैसा बनाया? बाहर को बना लिया। और बाहर को बना लिया तो चुंबकीय क्षेत्र जो है बाहर को आया, चुंबकीय फ्लक्स बाहर को आया। ठीक, प्रेरित धारा के कारण बने हुए चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय फ्लक्स बाहर को बना लिया। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ लगाया हुआ जो बाहर से लगा रखा था हमने, ये जिसमें ये लूप रखा है, ये अंदर की तरफ बढ़ रहा था। तो जो बाहर से लगाया हुआ बाह्य है वो अंदर की तरफ बढ़ रहा था, तो हमने क्या किया? उसका उल्टा कर लिया। हमने ऐसी धारा घुमा ली इसमें कि बाहर को बने, चुंबकीय फ्लक्स बाहर को बने, अंदर बढ़ता हुआ जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका विरोध हो जाए। बात सीधी हो गई। तो यानी मतलब सीधा हो गया, बिल्कुल सिद्धम सिद्धि बात आ गई
कि ए ये चलेगा ऐसे, देखो ADCBA उल्टा चलेगा, यानी प्रेरित धारा कैसी हो गई, दक्षिणावर्त लिख देंगे देखने पर, है ना। और अगर ABCD के पदों में लिखे तो ADCBA ये होगा धारा का लूप, यानी इस तरीके से धारा घूमेगी। ये तो हो गया ए वाला मामला। अब देखते हैं बी वाले में क्या करना है। उल्टा करना होता है बस। अगर उल्टा करना सीख गए, बढ़ रहा है तो घटा दो, घट रहा है तो बढ़ा दो। किससे बढ़ा दो, प्रेरित धारा ऐसे बना दो कि बाहर से लगाया गया चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटा दो और घट रहा है तो बढ़ा दो। ठीक, चलिए दूसरे वाले में ये कहता है जी एक लूप जो है चुंबकीय क्षेत्र में उसका क्षेत्रफल घट रहा है, वृत्ताकार लूप एक तार में बदल रहा है। कैसे, इसमें चुंबकीय क्षेत्र लगाया है बाहर की तरफ, ये देखो डॉट, डॉट का मतलब होता है कि इस बोर्ड से चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ निकलेगा, यानी बोर्ड में से निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र और तुम्हारी तरफ पड़ जाएगा, कैमरे में से निकल के तुम तक पहुंच जाएगा, है। चलो ये बन गया बाहर की तरफ। अब देखो इस बोर्ड में से निकलेगा और यूँ आएगा और सीधा तुम्हारे कैमरे में घुसेगा और तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो ये हो रहा है कि भाई ये जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो घट रहा है और ये इस तरह के लूप में बदल रहा है। तो इसका मतलब है कि बाहर की तरफ आने वाला चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है। इस तार के लूप में से होकर जो चुंबकीय फ्लक्स बाहर को आ रहा था तुम्हारी तरफ को, वो घट रहा है क्योंकि इसका क्षेत्रफल घट रहा है। इस तार को कम क्षेत्रफल का बनाते जा रहे हैं। ये तार एक छल्ले एक तार जो है एक छोटे लूप में जिसे कहते हैं, एक छड़ के रूप में जिसे कहते हैं, बदल रहा है, यानी क्षेत्रफल घट रहा है। तो यानी बाहर को आने वाला चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है, सिंपल सी बात है। तो बाहर को ही बनाना पड़ेगा, अंदर को नहीं बना सकते, क्योंकि बाहर को आने वाला चुंबकीय फ्लक्स कैसा है, घट रहा है। तो प्रेरण क्या कहता है कि जो घट रहा है उसको बढ़ाओ, तो बाहर को ही बनाना पड़ेगा, बाहर को ही बढ़ाना पड़ेगा। तो बाहर को बढ़ाने के लिए कैसी धारा चलाऊं, दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त धारा चला दी, देखो ये सब, ये देखो ये धारा दक्षिणावर्त चला दी। इस धारा की वजह से इसके बाहर की तरफ जो कमी हो रही है इसमें, ये उसकी पूर्ति कर देगी। ये धारा जो है कैसी है, ये प्रेरित है। ये कैसा चुंबकीय फ्लक्स बनाएगी, जो बाहर को आ रहा था उसकी कमी को ये पूरा करेगी। बाहर की तरफ जो आ रहा था वो घट रहा था क्योंकि क्षेत्रफल घट रहा था, सीधी सी बात है। अब ये प्रेरित धारा भी बाहर को बना दी, ये भी बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, चुंबकीय फ्लक्स बाहर को बनाएगी, तो जो घट रहा था ये उसकी पूर्ति कर देगी। तो इसका मतलब प्रेरित धारा की दिशा इसमें ऐसे होगी। अब नाम क्या हो गए इसके, नाम हो गए इसके, नाम है इसके ADCB, है ना, ADCB। और कैसी हो रही है, ये भी दक्षिणावर्त हो रही है, बात बिल्कुल सही है, दक्षिणावर्त हो रही है। ये भी दोनों में दिशा एक ही हो रही है। ठीक, ऐसे घूमेगी धारा। इसमें भी ऐसा ही हो रहा था, इसमें भी बाहर की तरफ। इसमें बाहर की तरफ क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ बढ़ रहा था। इसमें बाहर की तरफ क्यों, क्योंकि बाहर की तरफ घट रहा है, तो बाहर की तरफ बनाना पड़ेगा। तो दोनों में दक्षिणावर्त धारा घुमानी पड़ेगी। प्रेरित धारा जो है दक्षिणावर्त होगी दोनों में। एक जगह वो कम करेगी, एक जगह वो बढ़ाएगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक, तो कुल मिला के कन्फ्यूजन तो है, लेकिन 3 चरण होते हैं। पहला चरण ये होता है इसका कि किस दिशा में लगाया गया चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक, या घट रहा है। तो उस पहले ये पता कर लें कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो उसको घटाना होगा। प्रेरित धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ऐसी दिशा में बनाएं जिससे कि उसका विरोध हो सके। अगर वो बढ़ रहा है तो घट सके, घट रहा है तो बढ़ सके, बस इतनी सी बात होती है और कुछ नहीं होता। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 एक आंकिक प्रश्न है, यानी अब कुछ आंकिक प्रश्न आने शुरू हो चुके हैं। आंकिक प्रश्न भी अब करने पड़ेंगे हमें, न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे अब।
दिशाओं का ज्ञान हो जाने के बाद अब हमें आंकिक प्रश्न भी करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, एक लंबी प्रणालिका के इकाई सेंटीमीटर लंबाई में इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। तो परिनालिका क्या बता रहा है? परिनालिका। और इसमें जो 1 सेंटीमीटर में फेरे हैं वो 15 हैं। तो फेरों की संख्या छोटा n जो होता है ये होती है एकांक लंबाई में, यानी कुल फेरे और कुल लंबाई, ये होती है इसका n का मान होता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। कुल फेरे कितने हैं? 15, और कुल लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर को क्या बनाऊंगा? मीटर बनाऊंगा, देखो ऐसे, क्योंकि मीटर में लगेगा। तो ये हो गया 1500 फेरे प्रति मीटर। अब ये किसका मान हो गया? ये इस n का मान हो गया, देखो छोटे वाला n जो चुंबकीय क्षेत्र में लागू होता है। उसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप परिनालिका के अक्ष के लंबवत रखा हुआ है। परिनालिका के अक्ष के लंबवत एक लूप रखा हुआ है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो जाए, 0.1 सेकंड में बढ़ जाए मान, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? अब परिनालिका के अंदर जो है ना, देखो परिनालिका के अंदर, ये परिनालिका बना लेता हूँ मैं, है ना, और ये इसका अक्ष बना लेता हूँ। परिनालिका के अंदर एक लूप रखा है, ये देखो ये रहा, ये लूप है। तो इसमें लूप में जो धारा प्रेरित होगी, जिस दिशा में भी होगी ये धारा, इसका मान, इसका विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसमें? इस लूप में। कौन से लूप में? जो परिनालिका के अक्ष के लंबवत रखा है। तो परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस लूप में से होकर गुजरेगा, देखो, क्योंकि उसका गुजरना बहुत ज़रूरी है। और परिनालिका का क्षेत्रफल भी इसी तरफ होगा, तल के लंबवत ही होता है क्षेत्रफल भी। मान लो कोई लूप घुमाते हैं तो उसके तल के लंबवत ही होता है। तो कुल मिला के इस लूप में कितने फेरे हैं? इस लूप में फेरे नहीं हैं, इसमें एक ही फेरा है। अगर इसमें फेरे होते तो उसे भी गुणा करना पड़ता। कुल फ्लक्स जब निकालते हैं तो लूप से होकर अनुबंधित फ्लक्स, है ना, तो लिख देंगे लूप में अनुबंधित फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कितना? पहला है φ1, पहला है μ0 NI1 और लूप का एरिया। इस लूप का जो क्षेत्रफल है उसे a मान लें, है ना, वो कितना बताया रखा है? लूप का एरिया बताया हुआ है, लूप का क्षेत्रफल बताया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। ये 2 सेंटीमीटर है तो 10 की घात -4 लगा लो, देखो ये मीटर वर्ग हो जाएगा, वर्ग मीटर, है ना। ये एरिया यहाँ लगाना पड़ेगा। ये पहला फ्लक्स है, ठीक है। उसके बाद कुछ समय गुजरा तो दूसरा फ्लक्स भी आया, फिर धारा को बढ़ा दिया, μ0 N धारा कर दिया I2 और एरिया जो कहता हूँ। तो फ्लक्स में परिवर्तन, तो फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसे कहते हैं एप्सिलॉन, इसे दिखा देते हैं, या कोई अपना प्रतीक बना लो, अपना सिंबल बना लो यार। तो माइनस क्या कह रहे हैं? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। चलो शुरू करो। ये है φ1 और ये है φ2, तो माइनस φ1 माइनस φ2, φ2 माइनस φ1, है ना, φ2 माइनस φ1, अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं ना, हाँ शाबाश, φ2 माइनस φ1, और समय अंतराल डेल्टा टी है, ठीक। डेल्टा टी का मान बताया हुआ है, कितना है समय अंतराल? देखो यहाँ लिखता हूँ, डेल्टा टी कितना है? ये है बहुत कम समय, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड है बस। चलो मान लगा दें इनका, ठीक है, और उत्तर को निकाल दें। माइनस ये रहा फ्लक्स, देखो इसमें से ये घटेगा तो तुम्हारे पास I2 माइनस I1 होगा, बाकी कॉमन हो जाएगा, μ0 NA कॉमन हो जाएगा, और नीचे जो समय है वो जितना 0.1 सेकेंड लग जाएगा, और ये उत्तर तुम्हारा वोल्ट में आएगा। चलो इसे निकालते हैं उत्तर को।
परिमाण पूछा है तो परिमाण बता सकते हो। देखो विद्युत वाहक बल का परिमाण, यहाँ पे क्या है, विद्युत वाहक बल का मान कितना है ना, कितना विद्युत वाहक बल होगा। तो माइनस में उत्तर दे देंगे तो भी ठीक है, और परिमाण बता देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। दिशा नहीं पूछ रहा है, दिशा पूछता है तो फिर बताना पड़ता है। चलिए अब यहाँ मान रख देते हैं इन सब का। धारा कितनी हो गई 4 एम्पियर, और पहले कितनी थी 2 एम्पियर। धारा बढ़ के कितनी हो गई 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो गई है, बात पक्की है। ठीक है, तो लिखो म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई गुना 10 की घात माइनस 7, ये म्यू नॉट का वैल्यू है। फिर एकांक लंबाई में 1500 हैं, ये भी ठीक है। धारा का परिवर्तन 4 माइनस 2 है। ठीक, अब माइनस हटा दिया मैंने, ये माइनस मैंने हटा दिया, क्या निकाल रहा हूँ, बस परिमाण निकाल रहा हूँ, मान निकाल रहा हूँ खाली। क्षेत्रफल हो गया 2 गुणा 10 की घात माइनस 4, और समय हो गया 0.1। ठीक, अब ये हल कर लो, देखो कितना आएगा हल करके, ये पाई वाई में उत्तर आ जाएगा 7.5 गुणा 10 की घात माइनस 6। इसका मान आ रहा है 7.5 गुणा 10 की घात माइनस 6 वोल्ट, इसका मान आ रहा है, ये उत्तर आ रहा है तुम्हारा। चेक कर लो उत्तर ठीक भी है नहीं, 7.5 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये 2, ये 2, 2 दूनी 4, 15 चौका 60, और 6 चौक 24, 24 तिया 72, बिल्कुल सही आंसर है, एकदम आ जाएगा। ठीक, साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल, सबको गुणा करके देख ले रफली, पता एकदम आ जाएगा। ठीक, तो ये था तीसरे नंबर का सवाल। ठीक है, आप अगला सवाल हल करें, अगला सवाल पढ़ें, अगला सवाल करके देखो, ट्राई करो, देखो अगले सवाल को ट्राई करो। जब तक मैं बोर्ड मिटाता हूँ तब तक आप लोग अगला सवाल तो पढ़ सकते हैं ना। अगला सवाल पढ़ लो, अगला अभ्यास का अगला प्रश्न पढ़ें, अगला अभ्यास का नहीं, इसी अभ्यास का। चलिए 6-4, क्या सवाल है 4 नंबर पे। एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं, आयताकार लूप है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, मान लो ये देखो, ये 2 सेंटीमीटर वाली है और ये 8 सेंटीमीटर वाली है, ये है मामला। देखो ऐसे, ये जो भुजा है ये कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर वाली है, ये है 8 सेंटीमीटर वाली, 8 सेंटीमीटर ये रहा, और ये जो भुजा है ये है 2 सेंटीमीटर वाली, ये 2 सेंटीमीटर लिख दिया। लो, एक आयताकार लूप हो गया है ना। एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है, थोड़ा कटा हुआ कर देते हैं, थोड़ा सा काट देते हैं। लो ये कट गया, लो ये काट दिया। ठीक, यदि लूप अपने तल के अभिलंबत 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है, यानी लूप जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की तरफ निकल रहा है। अब कोई चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए नीचे की तरफ ही मान लेते हैं लोग, कोई दिशा कोई पूछेगा नहीं ना, तो फिर दिशा बताएंगे। तो लो नीचे की तरफ ये मान लिया, ये बी मान लिया, बी का मान बता रहा है 0.3 टेस्ला, 0.3 टेस्ला ये बी का मान बता रहा है। ये देखो ऐसे। ठीक, ये बी जो है इस पूरे इलाके में है जिसमें से ये लूप बाहर निकलेगा, देखो है ना, ये बाहर भी निकलेगा ना अभी। देखो ये ऐसे 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 कट मार दो, है ना, ये बी हो गया। देखो ऐसे बाहर निकल रहा है, लेकिन यदि लूप का बाहर निकलने का वेग 1 सेंटीमीटर, यानी लूप जो बाहर निकलता है चुंबकीय क्षेत्र में से, उसका वेग कितना है, वो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ऐसा
कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, यदि लूप लंबी भुजा के और छोटी भुजा के गति अभिलंबवत गति हो, लंबी भुजा के और छोटी भुजा के। यानी एक बार लूप को इधर से निकालेंगे, इधर से, एक बार लूप को इधर से निकालेंगे ऐसे, v यानी 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड में ऐसे निकालेंगे। ठीक, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो सूत्र है, लंबाई के अनुदिश जो काम करता है, मान लीजिए इधर से निकाल रहे हैं इसको, तो ये भुजा तो बाहर आ गई, देखो मान लो इधर से निकाल रहे हैं, ये भुजा बाहर आ गई, तो ऐसे दिखा सकता हूँ इसको, देखो मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, मान लो ऐसे निकल रहा है, देखो इस तरफ को ऐसे निकल रहा है, मान लो यो नीचे की तरफ, तो ये भुजा तो बाहर आ गई चुंबकीय क्षेत्र से, ये जो भुजा ये बची हुई देखो ये काट रही है चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक, तो इस तरफ बाहर निकालते हैं तो सूत्र होता है कितना, BLV होता है, सूत्र बना रखा है तुमने। ठीक, परिमाण में ये मान BLV होता है। तो कौन सी लंबाई कट रही है, देखो ये 8 सेंटीमीटर वाली कट रही है, देखो ये रही है, तो मान रखते हैं B कितना 0.3 L, लंबाई 8 सेंटीमीटर कट रही है। ठीक, इसको मीटर में बना देंगे, लंबाई को किस में लिखना पड़ेगा, मीटर में लिखना पड़ेगा, तो 8/100 और चल रहा है किससे, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो ये बन जाएगा 100 मीटर पर सेकंड ऐसे, और ये मीटर में आ जाएगी, देखो है ना ऐसे। ठीक, यानी लेंथ कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, और चल किससे रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर चल रहा है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 है ना, 1/100 करेंगे, देखो गलत हो जाएगा ना, 1/100 मीटर पर सेकंड, ये वेग हो गया, देखो ये BLV हो गया। अब इसका मान कितना आएगा जरा निकाल के देखो, इसका मान आएगा 2.4 गुणा 10 की घात -4, ये हो गया वोल्ट। ये कब बना, ये कब बना, ये उत्तर कब बना, ठीक, जब 8 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के लंबवत निकल रहा है। ये कितनी टाइम तक रहेगा, कितने देर तक ये विद्युत वाहक बल दिखाई देगा। ठीक, तो देखो इस लंबाई को निकलने में कितना समय लगेगा, ये लंबाई कितनी है बताओ, 2 सेंटीमीटर, इसको नीचे निकलने में कितना समय लगेगा, नीचे की तरफ कितनी चाल है 1 सेंटीमीटर, तो ये समय जो है कितना रहेगा, ये समय रहेगा 2/1 यानी 2 सेकंड तक। तो 2 सेकंड तक ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न रहेगा, क्योंकि इस लंबाई 8 सेंटीमीटर की लंबाई के लंबवत अगर निकलता है तो 2 सेंटीमीटर में बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर की भुजा है, ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब अगर इधर देखें, यहाँ कितना विद्युत वाहक बल होगा, यहाँ होगा 0.3, कितनी लंबाई काटेगा। अब देखो ये हिस्सा तो बाहर आ जाएगा, ये वाला, ये लंबाई है ये कटेगी, देखो ये, क्योंकि जब इधर को निकलेगा तो ये लंबाई तो बाहर आ गई है ना, ये वाली कटेगी, तो कितनी हो गई, ये कितनी कटेगी, 2 सेंटीमीटर की लंबाई कटेगी, BL, L हो गया 100, V वही होगा 1/100 मीटर प्रति सेकंड, और ये मीटर में आ जाएगा, देखो ऐसे। ठीक, तो यहाँ कितना मान आ गया, यहाँ आ गया 0.6 गुणा 10 की घात -4 वोल्ट आ गया। ठीक, ये कितने समय तक रहेगा, कितना समय लगेगा इधर से निकलने में, यूँ बताओ 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 बताओ, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है, और कितनी दूर जाना है, 8 सेंटीमीटर लंबी भुजा है, देखो ये 8 सेंटीमीटर लंबी भुजा है, ये पूरी निकल जाएगी उधर, तब तक ये प्रेरण होता रहेगा, क्योंकि ये लंबाई जो है ये काट रही है, देखो चुंबक के क्षेत्र को, ये वाली भुजा काटते 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 आगे बढ़ रही है। तो कितना टाइम लग जाएगा निकलने में, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है, 8 सेंटीमीटर तक जाना है, बाहर निकलेगा पूरी तरह, तो टाइम हो जाएगा 8/1 यानी 8 सेकंड। तो ये जो विद्युत वाहक बल है ये 8 सेकंड तक दिखाई देगा, बना रहेगा। तो यही था सवाल, भाई कितनी देर तक जो है बना रहेगा और कितना इसका मान होगा, सीधी सी बात है। ये था 4 नंबर का सवाल, जो बहुत ही बढ़िया सवाल है और BLV पर आधारित ये सवाल है। ये जो BLV सूत्र बनाया हम लोगों ने उस पर आधारित ये सवाल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मामले हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, 1 मीटर लंबी धातु की छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन करती है। छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है। अक्ष के अनुदिश सभी जगह 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक लंबी धातु की छड़ है, ये वलय है। देखो मैं बताता हूँ पहले, ये वलय है जिस पर धातु की छड़ टिकी रहती है, ये वलय है, ये वलय है, ये है चालक वलय। क्या कहें इसको, चालक वलय। ठीक, केंद्र पर एक सिरा केंद्र पर टिकाकर एक धातु की छड़ को वलय पर टिका दिया गया ऐसे। ठीक, और इस धातु की छड़ को एक कोणीय चाल से घुमाया गया किसी भी दिशा में। ऐसे कोणीय चाल कितना है, ओमेगा। ठीक, तो ये घूम रही है ऐसे। तो कुल मिला के कहता है इस केंद्र के बीच में और इस वलय के बीच में, यानी छड़ में जो विद्युत वाहक बल होगा वो कितना होगा। क्योंकि जो छड़ में होगा, देखो छड़ का ये सिरा यहाँ टिका हुआ है, तो पूरा का पूरा वलय में रहेगा, है ना, वलय से इसका संबंध है, टिकी हुई है। और एक केंद्र रहेगा, तो केंद्र और वलय के बीच में विद्युत वाहक बल रहेगा। यानी केंद्र और वलय को अगर देखें तो इनके बीच में क्या रहेगा, यहाँ पे एक, यहाँ रहेगा ई, यानी ईएमएफ, विद्युत वाहक बल रहेगा यहाँ पे दोनों के बीच में। अब ये कितना होगा विद्युत वाहक बल, तो इसका हमारे पास सूत्र है इस तरह। अगर कोई छड़ घूमती है BL² ω/2, ये होता है इसका सूत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मान लगा दें और सब सूत्र इसमें लगा दें, तो L का मान तो हो गया 1, चुंबकीय क्षेत्र है इसमें 0.5 का, ये रहा। छड़ घूम रही है 400 रेडियन प्रति सेकंड से, तो 400 रेडियन हो गया, देखो ये रो, और बटे में 2 है इसके सूत्र में, ये लो। ठीक, ये बन गया। देखो कितना आ रहा है, बताओ जरा बताओ, ये कितना है, 0.5 कितना होता है सर, अरे 1/2 होता है सर। तो 1/2 और 1/2, तो 4 तो गया, तो कितना आ गया फिर बताओ, 0.1, ये रहा देखो इसकी वजह से 1/2, 5, ये तो गया, कह रहा तो खत्म हो गया, तो फिर कुछ बचा ही नहीं। फिर क्या बचा, फिर तो आंसर तुम्हारा 100 वोल्ट है, चाहे चेक कर लो। क्यों, 1/2 ये रहा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, लो 100 वोल्ट आंसर आ गया तुम्हारा। 100 वोल्ट तुम्हारा आंसर आ गया, ये लो। कितना सरल सवाल, और सॉरी तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न है सीधा। ठीक, छड़ का घूमना, छड़ का वृत्ताकार वलय पर घूमना, और चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र इसकी गति के तल के लंबवत है। इधर ये बी देखो ऐसे लगा दिया मैंने, ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं, ये बी है मान लो, ये पूरे इस एरिया में, पूरे इलाके में, इस इलाके में कब्जा है किसका, ये बी है, देखो ये बी हो गया, लो। ठीक, तो बात हो गई सरल, सवाल नंबर 5 हो गया हल। ठीक, चलो आगे देखते हैं, 6 नंबर तक पहुंचते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, ये मेहनत का काम है। सवाल नंबर 6 को पढ़ लीजिए आप लोग, सवाल नंबर 6 को पढ़ लो भाई, सवाल नंबर 6 को पढ़ लो भाई। एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा फेरों की संख्या 20 है। वृत्ताकार कुंडली है भाई, वृत्ताकार कुंडली ये रही देखो, जिसकी त्रिज्या ये R बताई, और इसमें जो फेरे हैं N वो कितने हैं, 20 हैं, और जो त्रिज्या है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक, फेरों की संख्या और R की यानी त्रिज्या बता दी। अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः 50 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से, ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः, ये व्यास है और इसके परितः यूं पलटी मारती है, यूं घूमती है। ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है इसमें कोई इस तरीके से, ये चुंबकीय क्षेत्र है देखो,
ये चुंबकीय क्षेत्र जो है, इस चुंबकीय क्षेत्र B का भी मान है हमारे पास। B का मान कितना है बताओ बताओ। B का मान है 3 गुणा 10 की घात माइनस 2 टेस्ला। 3 गुणा 10 की घात माइनस 2 टेस्ला। ठीक। और जो कोणीय आवृत्ति है वो कितनी है, वो है 50 रेडियन प्रति सेकंड। यही होती है कोणीय चाल या कोणीय आवृत्ति कह सकते हैं इसको। रेडियन प्रति सेकंड में ही होती है, ध्यान रहे। यदि कुंडली का प्रतिरोध, तो कुंडली का प्रतिरोध क्या है, R कितना है 10 ओम। 10 ओम ही है ना, हाँ। कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है। ये क्या है, ये है कुंडली का प्रतिरोध। कुंडली का, इसको त्रिज्या मत समझ लेना, कुंडली की त्रिज्या जो है ये है। ठीक। तो कुंडली में धारा का अधिकतम मान बताइए। कुंडली में धारा का अधिकतम मान बताइए। देखो चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली घूम रही है, है ना, पलटी मार रही है। तो यहाँ एक सूत्र होता है हमारा पास, जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सूत्र है, जिसमें कोई कुंडली घूमती है किसी कोणीय चाल से। तो उसमें क्या होता है, अधिकतम जो मान होता है, बताओ कितना होता है अधिकतम मान, याद आएगा, देखो तुम्हें बताओ। अधिकतम मान होता है एन बी ए ओमेगा। ये होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, जिससे बिजली बनती है। तो लगा दो सूत्र, देखो आ जाएगा। एन कितना है बताओ, कितने फेरे कितने फेरे कितने फेरे, 20 फेरे हैं। देखो ये आ गए 20 फेरे। कितना चुंबकीय क्षेत्र है, 3 गुणा 10 की घात माइनस 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 2। कितना क्षेत्रफल बनेगा, पाई आर स्क्वायर, 8/100 का वर्ग। 8/100 क्यों, मीटर में लगेगा। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक। ओमेगा, किस ओमेगा से घूम रही है, ये रहा 50। ठीक। तो यहाँ से हल करने पर अधिकतम मान आएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का, है ना। कितना आएगा जरा पता लगाओ। ये जो चीज़ है ये कितनी बनेगी, देखो ये कितनी बनेगी, ये कितनी बनेगी, ये 20 है, ये हो गया 60, ये हो गया 60, और ये हो गया 3000। ये 3000 हो गया पूरा। देखो कोई गलती मत करना, 60 और 50 3000। 10 की घात माइनस 2 हो गया ये वाला, ये हो गया पाई, और ये हो गया 64, और ये हो गया 10 की घात 4। यहाँ तक मामला पहुँच गया। ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे। अब 6 तिया 18, ये बनेगा लगभग 200। 200 और ये 200 का ये गया, 202 बच गया, तो हो गया 6000, बस 6000 हो गया। और ये हो गया 10 की घात माइनस 4, तो ये हो गया 0.6 वोल्ट हो गया। 0.6 वोल्ट हो गया, 0.603 वोल्ट है उत्तर में। ठीक है, सही हो गया। धारा का मान बताएंगे। धारा का मान कितना हो गया, प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा, है ना, अधिकतम। अधिकतम क्यों अधिकतम है, क्योंकि ये भी अधिकतम है। तो धारा अधिकतम है ना, ऐसे लिख दो। देखो धारा अधिकतम रे बाबू 0.6/10, 10 ओम है। तो कितना हो गया 0.06, कितनी एम्पियर में आ गई, उत्तर हो गया। ठीक। अब ये क्या कहता है, आगे भी इसने सवाल लिखा है कुछ, देखो। जूल उष्मन के कारण क्षयित औसत शक्ति गणना कीजिए। यह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक। शक्ति कितनी होगी, उष्मन शक्ति, उष्मन शक्ति कितनी होती है अधिकतम, ये होती है I²R/2। ये औसत होती है, अधिकतम औसत मान होता है ये। तो I का मान भी आ गया, देखो I का मान I²R होती है वैसे, लेकिन ऐसे केस में घटता बढ़ता है, साइन वाला फॉर्मूला लगता है ना, तो उसमें इसमें 2 लगा देते हैं औसत मान में। 2 क्यों लगाएंगे वो बताएंगे, अगले चैप्टर में भी आती है ये चीज़। ठीक, ये आ गया। पर औसत में क्या है कि 2 लगा दिया, याद कर लें। तो 0.06 का वर्ग,
और 10/2। ठीक, कितना हो जाएगा बताओ 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 बताओ। अब देखो ये हो जाएगा 10 की घात -4 और 10 की घात 1 ये रही, और ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 2, ये बन जाएगा 18 गुणा 10 की घात -3, ये हो जाएगा 1.8 गुणा 10 की घात -2 जूल प्रति सेकंड या वाट। इसमें बोलते हैं ऊष्मन शक्ति को, कहा बोले बाबू, वाट। 0.018, सही बात है बिल्कुल ठीक। ये हो गया सवाल नंबर 6 जो बिजली बनाने पर आधारित था। चलिए अब चलेंगे 7वें सवाल की तरफ। 7वां सवाल, समय हो गया, 40 मिनट की क्लास हो रही है हमारी। 7वें सवाल को अगली क्लास में लेते हैं, बस यूँ गया यूँ आया। ठीक।